Assalamu alaikum. Welcome to all of you in this week number 7 for the course Well Testing P-408. And in this week, we will continue discussing the superposition principle and we will be applying the concept to the build-up test. And basically, we will be doing some example in this week related to superposition principle and build-up test. So first of all, the first topic of this week is Horner approximation, and basically we have seen that in superposition principle that we have some assumptions for applying the I function solution. We have seen that there are three assumptions. One of the assumptions was that the well is producing with a constant rate and rate is not changing. The second assumption was that the producing well is at the center of the reservoir and there are not other wells producing from the stem reservoir. The third assumption was that the well is producing from an infinite reservoir and the effect of boundaries are not being felt when you are producing from the reservoir. And we know that applying the superposition principle is time consuming. एक टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप उसको जो रेट चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जब रेट चेंज हो रही है तो हम हर रेट को एक नया वेल एज्यूम करते हैं और नया वेल एज्यूम करने के बाद उस पर फिर हम एक इक्वेशन लगाते हैं और फिर उसके बाद उन सबको ऐड करते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली एक तरीक़ेकार है जो यूज़ हो सकता है व्हेन यू हैव दी वेरिएबल रेट चेंजेस इन अ गिवन रिजर्वायर. तो हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन जिसे कह रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेशन है और ये बेसिकली उस वक्त यूज़ होती है जब आप बेसिकली आपके रेट चेंज हो रही हो और एक कंडीशन मीट हो रही हो. अगेन इसके अंदर आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, वो वैलिड होगा, वो एक सही तरीका है इसको यूज़ करने का. मगर अगर आप कुछ कंडीशन मीट हो रही हो तो फिर आप उसके अंदर हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हैं और इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा. और हम देखेंगे बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड होती है. तो जैसे लिखा हुआ है कि एन अप्रॉक्सीमेशन दैट कैन बी यूज इन मैनी केसेस to avoid using superposition to model the production history of a variable rate well. The sequence of I functions can be replaced with a single I function that contains a single producing time and a single production rate. तो इसके अंदर बेसिकली जो हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन होता है इसके अंदर बेसिकली आपको बहुत सारी आई फंक्शन नहीं लगानी पड़ती. जैसे फॉर एग्जांपल इस तस्वीर में देख रहे हैं आप कि एक रेट, दो रेट, तीन, चार, पाँच, छः रेट चेंज हो रही हैं. तो अगर आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो इस 6 रेट को आप 6 वेल एज्यूम करेंगे और हर वेल की प्रोडक्शन रेट होगी और डिफरेंट टाइम से स्टार्ट हो रहा होगा. तो अगर इस पर हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है तो आप इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक ही आई फंक्शन लगाएंगे जिसके अंदर आप एक प्रोड्यूसिंग टाइम और एक ही प्रोडक्शन रेट रखेंगे. और इसके अंदर बेसिकली हम रखते हैं लास्ट प्रोडक्शन रेट और जो बेसिकली हम रखते हैं प्रोड्यूसिंग टाइम, जो एक तरीके से निकलता है जो हम आगे देखेंगे. तो बेसिकली इसके अंदर हम रखेंगे TP जो बेसिकली इस फॉर्मूले से निकलेगा 24 इंटू कम्युलेटिव प्रोडक्शन फ्रॉम द वेल विच इज़ NP स्टॉकिंग बैरल डिवाइड बाय दी Q लास्ट. तो Q लास्ट NP को डिवाइड करेंगे Q लास्ट से और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेसिकली ये चीज़ आएगी ये कहलाएगी आपका कम्युलेटिव टाइम TP. और इस TP को आप रखेंगे इस आई फंक्शन के अंदर और इससे आप क्या निकालेंगे PWF और Q लास्ट, ये लास्ट प्रोडक्शन रेट का इस्तेमाल करेंगे. तो बेसिकली हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन कहती है कि जब आपके एक वेल के अंदर रेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और चेंज होते होते अगर ये कंडीशन मीट हो रही है कि आपकी जो लास्ट वाली प्रोडक्शन है उसका टाइम जो है जो नेक्स्ट टू लास्ट वाली प्रोडक्शन के से 2 गुना ज़्यादा है, यानी डेल्टा T लास्ट डिवाइड बाय डेल्टा D नेक्स्ट टू लास्ट इफ ग्रेटर देन 2, then we have this Horner approximation valid for our reservoir. तो अगर ये कंडीशन वैलिड है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन का एंड वी डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड वी ओनली नीड Q लास्ट प्रोडक्शन चाहिए हमें खाली और हमें TP चाहिए. और अगेन TP हमें निकालना पड़ेगा और ये तरीका उस वक्त वैलिड है जब हमारे पास बेसिकली ये कंडीशन आपकी मीट हो रही है. तो आपको फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर 6 दफ़ा आपको आई फंक्शन नहीं लगाना, आपको खाली एक दफ़ा आई फंक्शन लगाना है और शर्त यह है कि इसके अंदर खाली ये चीज़ हो कि Q लास्ट, जो लास्ट आपका ऑयल है या गैस है
इतना प्रोड्यूस हुआ है कि इसका प्रोड्यूसिंग टाइम एटलीस्ट ट्वाइस एज कम्पेयर टू द सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन। अगर आपकी ये कंडीशन मीट हो रही है तो आप हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो आप खाली टीपी निकालेंगे और टीपी के लिए आपको कम्युलेटिव प्रोडक्शन चाहिए, और कम्युलेटिव प्रोडक्शन बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी जब से आपकी रेट चेंज हो रही है यहाँ से लेके लास्ट प्रोडक्शन तक टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ। तो एनपी चाहिए आपको, द कम्युलेटिव प्रोडक्शन डिवाइड बाय द लास्ट प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 24, और ये 24 बेसिकली कन्वर्जन है आपकी डे से आवर्स के अंदर। तो ये 24 आपका जो आंसर डेज में आ रहा है, कम्युलेटिव प्रोडक्शन को डिवाइड कर रहे हैं आप क्यू लास्ट से, तो आंसर आपका डेज में आ रहा है। तो इस डेज को आप कन्वर्ट कर रहे हैं आवर्स में बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 24। तो टीपी आवर्स आपका आवर्स में होगा, तो टीपी इसमें आपने रख लिया, क्यू लास्ट आपको पता है। तो नाउ यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट PWF आफ्टर बेसिकली योर इंटरेस्टेड आवर्स, इतने घंटे के बाद आपका क्या PWF होगा, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगेन आई फंक्शन जो है बेसिकली उसकी 3 अप्रोक्सीमेशन आपने पढ़ी हैं, 3 तरीके जिससे आई फंक्शन निकलता है। इस ग्रुप ऑफ टर्म को इसको x कहते हैं, इस x की वैल्यू निकालेंगे आप। अगर x की वैल्यू आपको पता है 0.01 से कम होगी तो आपने इसकी लॉग अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करनी है। अगर इसकी वैल्यू 0.01 से कम है और 9.9 तक है तो आपको पता है कि आपने टेबल पढ़ना है, और बेसिकली अगर आपको पता है कि 10 से ज़्यादा है तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, और हम देख रहे हैं बेसिकली कि इस हॉर्नर अप्रोक्सीमेशन से आपका काम आसान हो जा रहा है। आपको 6 यहाँ पर फॉर एग्जांपल लगानी नहीं पड़ रही, सुपर पोजिशन के जरिए 6 आई फंक्शन नहीं लगाने पड़ रहे, आपको एक ही आई फंक्शन के जरिए आप इसका बिहेवियर सिमुलेट कर पा रहे हैं इस इक्वेशन के जरिए। और ये बेसिकली कहा गया है कि तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बेसिकली द मोस्ट रिसेंट रेट इज मेंटेन सफिशिएंटली लॉन्ग for the radius of investigation to achieve at this rate to reach the drainage radius of the tested well, then Horner approximation is always sufficiently accurate. And we find that for a new well that undergoes a series of rather rapid rate changes, it is usually sufficient to establish the last constant rate for at least twice as long as the previous rate. And basically whenever we have any doubt that these guidelines are not satisfied, the safe approach is to use superposition to model the production history of the well. तो अगेन इसके लिए ये शर्त है कि बेसिकली आपके लास्ट जो प्रोडक्शन है, जितने भी आपको इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल 10 रेट चेंज हो रही हैं, और जो 10वीं रेट है शुड बी लॉन्ग इनफ कि उसका जो प्रोड्यूसिंग टाइम है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन। तो ये आप हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जब हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगी लगेगी तो आप सिर्फ एक सिंगल आई फंक्शन के ज़रिए अपना प्रेशर बिहेवियर और प्रोडक्शन को सिमुलेट कर सकते हैं। और बेसिकली अगर कभी कहीं लगता है कि कंडीशन आपकी वैलिड नहीं है तो सेफ अप्रोच यही है कि आप इस्तेमाल करें जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्शन हिस्ट्री गिवन है कि फॉर एग्जांपल आपका वेल के अंदर 35 आवर्स तक प्रोड्यूस किया गया विथ 52 स्टॉकिंग बैरल, देन प्रोडक्शन टाइम आपका 12 आवर्स था और आपकी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, यानी कि आपका वेल बंद हो गया। उसके बाद 26 आवर्स तक आपने प्रोड्यूस किया विथ दिस प्रोडक्शन रेट 46 स्टॉकिंग बैरल, एंड देन 72 आवर्स तक आपने प्रोड्यूस किया 68 स्टॉकिंग बैरल। अगेन कम्युलेटिव प्रोडक्शन गिवन है इस टाइम के अंदर कि 35 आवर्स के अंदर यू हैव प्रोड्यूस्ड 52 stocking barrel. For 12 hours your well was not producing, the total production during this time was 0. For this time 26 hours the total production was 46 stocking barrel, and for this time 72 hours the total production was 68 stocking barrel. So you have been asked to estimate whether the Horner approximation is valid for this case. If yes, you have been asked to calculate the TP. This is the producing time, the cumulative producing time that will be used in this equation. So once you know that Horner approximation is valid, and once you have calculated the TP, you can use this equation, and you can use this equation to predict PWF at a given time, or through if PWF and times are known to you, you can obviously plot that to estimate permeability and other things. We know that there are different application of this equation. So
we have to basically check these two things from the given data. So for example, we have been provided with this information that the well has produced this amount of oil in this time. So first we have to check that whether approximation is valid or not. For that we know that this condition must satisfy. The producing time of the last production should be higher, should be twice than the second last production. तो अगर हम जाके देखें टेबल के अंदर तो लास्ट प्रोडक्शन आपकी ये है एंड बेसिकली लास्ट प्रोडक्शन जो का टाइम वो तीन दिन है. तो लास्ट आपकी जो कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन हुई है वो हुई है 3 दिन तक, और सेकंड लास्ट प्रोडक्शन जो हुई है वो हुई है तकरीबन आपकी वन डे और 46 आपने कम्युलेटिव प्रोडक्शन ली है इस दौरान. तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं इसको तो आपको पता चल रहा है कि बेसिकली 72 आवर्स डिवाइड बाय 26 आवर्स विच इज़ 2.76. द लास्ट प्रोडक्शन टाइम divided by the second last production time is 2.76, which is higher than 2. So basically this says that Horner approximation is adequate for our case. तो Horner approximation valid है. तो आसान काम हो गया. अब हमें बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर 4 रेट हैं तो हमें यहाँ पर सुपरपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. बेसिकली 4 रेट होती तो हमें पता है 4 वैल एज्यूम करते हैं इसको, और 4 वैल एज्यूम करके हम सुपरपोजिशन लगाते और फिर इसको हल करते, सॉल्व करते. तो यहाँ पर हमें हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली टीपी निकाल सकते हैं, और टीपी निकालने के लिए हमें क्यू लास्ट चाहिए. तो क्यू लास्ट बेसिकली आपको बेसिकली पता है कि 72 आवर्स के अंदर हमने 68 स्टॉक टैंक बैरल प्रोड्यूस किए. तो आपने 68 स्टॉक टैंक बैरल को डिवाइड कर दिया 72 आवर्स से, तो आपके पास आंसर आ गया कि हर दिन आपने प्रोड्यूस किया 22.7 स्टॉक टैंक बैरल पर डे. 68 स्टॉक टैंक बैरल पर डे डिवाइड बाय 72 आवर्स, एंड दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम आवर्स टू डे, 24 आवर्स इन अ वन डे. सो द वेल हैज प्रोड्यूस्ड विथ 22.7 स्टॉक टैंक बैरल इन अ गिवन डे. So that's how basically you calculate the last production. आपने cumulative production जो थी 3 दिन के अंदर इतना प्रोड्यूस किया था 68, तो एक दिन में कितना किया होगा 68 डिवाइड बाई 3. सिंपली अगर आप इस तरह कह लें तो हर दिन आपका प्रोड्यूस किया 22.7 स्टॉक टैंक बैरल पर डे. और टीपी बेसिकली आपने निकालना है, जो इस्तेमाल करना है आपने हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर. इसका फार्मूला हमने देखा था 24 NP डिवाइड बाई क्यू लास्ट, 24 फार्मूले का, जो कि अगेन डेज से आर कन्वर्ट करने के लिए. और इस पूरे ड्यूरेशन में कितना प्रोड्यूस किया, द टोटल कम्युलेटिव प्रोडक्शन जो हमें पता है 52 + 0 + 46 + 68. तो इन तमाम को सम कर दिया, डिवाइड कर दिया लास्ट प्रोडक्शन से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 175.5 आवर्स. तो टीपी 175.5 आवर्स है, और क्यू लास्ट हमारे पास 22.7 स्टॉक टैंक बैरल पर डे. तो हमारे पास बेसिकली इंफॉर्मेशन आ गई टीपी की. हमने देख लिया यहाँ पर कि हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है, टीपी आ गया हमारे पास. तो हमारे पास अब ये इक्वेशन के ज़रिए हम रिक्वायर्ड प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर. अगेन इस सवाल के अंदर हमने PWF निकाला नहीं है, लेकिन अगर निकालना होता तो काम वही था. क्यू लास्ट पता है आपको, टीपी पता है अब आपको, सिंपली आपने बेसिकली PWF निकालना है फॉर द गिवन टाइम और एनीथिंग एल्स. तो ये कंडीशन वैलिड है. नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको अगेन एक वेल की प्रोडक्शन हिस्ट्री गिवन है, और आप देख सकते हैं कि वेल के अंदर आपकी प्रोडक्शन रेट डिफरेंट टाइम के ऊपर चेंज हो रही है. तो 2 घंटे तक वेल की प्रोडक्शन रेट आपकी थी 100 स्टॉक टैंक बैरल पर डे. 2 घंटे के बाद प्रोडक्शन रेट डिक्रीज हो गई फ्रॉम 100 to 70 स्टॉक टैंक बैरल पर डे. और तकरीबन 3 घंटे तक फ्रॉम 2 to 5 आवर्स आपकी प्रोडक्शन रेट कितनी थी वेल की 70 स्टॉक टैंक बैरल पर डे. फिर 70 के बाद प्रोडक्शन रेट बढ़ गई आपकी 150 स्टॉक टैंक बैरल पर डे हो गई. यानी 5 से लेकर 10 आवर्स तक प्रोडक्शन रेट आपकी बढ़ गई. 10 आवर्स के बाद फिर प्रोडक्शन रेट कम हो गई आपकी 150 से लेकर 85 तक. और फिर 5 घंटे तक ये बेसिकली वेल ने प्रोड्यूस किया विद 85 स्टॉक टैंक बैरल पर डे. और आपसे कहा गया कि सैंड फेस प्रेशर बताएं आफ्टर 15 आवर्स. तो 15 घंटे के बाद आपको यहाँ PWF बताना है. अगेन यहाँ पर हमने कहीं PWF कैलकुलेट नहीं किया था. अगेन आप कैलकुलेट कर सकते थे अगर आपसे कहा जाता कि बिल्कुल आखिरी में कि आप PWF होगा, तो आपको इक्वेशन पता है, अब आपको पता था हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है,
और आप PWF निकालते। तो इस सवाल के अंदर भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड हुई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर बेसिकली हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं होगी तो हमें फिर इसको चार जो रेट चेंज हो रही हैं इन्हें हमने चार वेल बना के काम करना पड़ेगा। तो इसको बेसिकली सवाल गिवन है आपको, एक वेल की आपको प्रोडक्शन हिस्ट्री गिवन है और आपको बता दिया गया है कि दिस वेल वाज प्रोड्यूसिंग अंडर ट्रांजिएंट फ्लो कंडीशन एंड फॉर 15 आवर्स और डिफरेंट रेट से डिफरेंट टाइम पे प्रोड्यूस कर रहा था। आपको रिजर्वायर की और वेल की प्रॉपर्टीज़ गिवन है, आपको RW वेल वो रेडियस पता है, विस्कोसिटी पता है, थिकनेस पता है, फेज जोन की B0 पता है, पोरोसिटी पता है, टोटल कंप्रेसिबिलिटी पता है, परमिबिलिटी पता है, स्किन जीरो है और इनिशियल प्रेशर पता है आपको। तो आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है और आपसे कहा गया सैंड पे प्रेशर निकालें आफ्टर 15 आवर्स। तो हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपने चेक करना है कि लास्ट प्रोडक्शन रेट का टाइम जो है वो शुड बी ट्वाइस एज कम्पेयर टू द सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन। तो लास्ट प्रोडक्शन आपकी 85 स्टॉक टैंक बैरल पर डे, ये कम्युलेटिव प्रोडक्शन नहीं है। इस सवाल के अंदर आपको कम्युलेटिव प्रोडक्शन गिवन थी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कि 72 आवर्स में 68 स्टॉक टैंक बैरल प्रोड्यूस किया, मगर यहाँ पर आपको कम्युलेटिव प्रोडक्शन नहीं गिवन, बल्कि आपको बताया गया है कि 5 घंटे तक प्रोड्यूस करता रहा फ्रॉम 10 to 15 आवर्स एट द रेट ऑफ 85 स्टॉक टैंक बैरल पर डे, और ये 5 घंटे तक प्रोड्यूस करता रहा विथ 150 स्टॉक टैंक बैरल पर डे। तो सवाल में समझना भी इंपॉर्टेंट है कि सवाल में डेटा गिवन कौन सा है, आपको किस तरीके से गिवन है। तो इस एग्जाम्पल में, इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है प्रोडक्शन रेट्स स्टॉक टैंक बैरल पर डे के अंदर, और in order to have the Horner approximation valid, you have to have a condition that the producing time of the last production should be twice as compared to the second last production। तो लास्ट प्रोडक्शन का टाइम जो है 5 घंटे, तो लास्ट प्रोडक्शन जो है 85 स्टॉक टैंक बैरल पर डे दैट इज प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर 5 आवर्स, एंड सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन थी वो भी 5 घंटे। जब आप डिवाइड करेंगे 5 घंटे डिवाइड बाई 5 घंटे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये कि आपकी हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि आपकी लास्ट प्रोडक्शन ट्वाइस नहीं है एज कम्पेयर टू सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन। तो हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है, इसका मतलब आप TP नहीं निकाल सकते और सिंगल आई फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको हर रेट पर आई फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन आपकी वैलिड नहीं है, तो काम आपका थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो आपने पहले चेक कर लिया कि इस कंडीशन के अंदर आपकी हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है। अगेन आपको प्रेशर प्रोफाइल भी गिवन थी हर रेट के अंदर के। फर्स्ट रेट जो थी, जो कि आपकी 100 स्टॉक टैंक बैरल पर डे थी, उसकी प्रेशर प्रोफाइल ये है। फिर उसके बाद जब रेट डिक्रीज़ हो गई 100 से आपकी 70, तो आपकी प्रेशर प्रोफाइल ये बन गई। फिर 170 के बाद जब प्रोडक्शन रेट बढ़ गई प्रोफाइल ये हो गई, और जब 150 के बाद मज़ीद आपकी डिक्रीज़ हो गई तो प्रोफाइल आपकी ये हो गई। तो हर रेट के ऊपर आपको प्रेशर प्रोफाइल भी सवाल में गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें। तो आपने सबसे पहला काम चेक कर लिया है कि यार इसमें हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है, और आपने देख लिया क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोड्यूसिंग टाइम है लास्ट प्रोडक्शन का वो ट्वाइस नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन रेट। तो आपकी हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है। तो आपको 4 रेट्स आपको गिवन है, तो आपको पता है कि 4 हमें वेल समझ के इस पर काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कंडीशन जो है सोल्यूशन हम स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको पता है कि आपने 4 रेट को 4 वेल समझना है। तो फर्स्ट जो वेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है कांस्टेंट रेट Q1, और वो स्टार्ट हुआ है टाइम 0 से और प्रोड्यूस कर रहा है टिल टाइम 15। तो फर्स्ट रेट जो है बेसिकली ये Q1 है, जो कि स्टार्ट हुआ है टाइम 0 से और प्रोड्यूस कर रहा है टिल 15 आवर्स। 100 से Q1, सो Q1 कहते हैं, Q2, Q3, Q4। तो पहला वेल जो कि स्टार्ट हुआ है टाइम 0 से और चलता है कहाँ तक, 15 तक। तो ये आपका एक तरीके से बेस केस हो गया, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है आपका 15 आवर्स तक। तो सेकंड वेल है वो आपका बेसिकली टाइम 2 आवर्स पे स्विच ऑन हुआ, और उसकी प्रोडक्शन जो है इन दो का डिफरेंस है Q2 माइनस Q1। जब आप Q2 माइनस Q1 करेंगे तो 70 माइनस 100 यानी कि आपका -30। तो सेकंड वेल स्टार्ट होगा एट टाइम T2 आवर्स और वो प्रोड्यूस करेगा -30 स्टॉक टैंक बैरल पर डे से, और वो 2 आवर्स से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा,
15 आवर्स तक। तो सेकंड वेल की अगर हम बात करें तो ये रेड से शो हो रहा है Q2 माइनस Q1 जो कि स्टार्ट हो रहा है टाइम T2 पे, 2 आवर्स पे स्टार्ट हो रहा है, और उसकी प्रोडक्शन रेट है Q2 माइनस Q1 जो कि नेगेटिव में आ रही है, तभी देखें नीचे लाइन नीचे है, और फ्रॉम टाइम 2 आवर्स से लेके और कंटिन्यू का है 15 आवर्स तक। थर्ड रेट जो कि बेसिकली आपका थर्ड रेट कह लें या थर्ड वेल कह लें, जो कि आपका स्विच ऑन हो रहा है आपका 5 आवर्स पे, और 5 आवर्स पे बेसिकली इसकी प्रोडक्शन जो होगी वो होगी Q3 माइनस Q2 जो कि 80, Q3 माइनस Q2 विल बी 80 जो कि पॉजिटिव नंबर है, जो कि इससे कम है। तो थर्ड रेट को एज अ सिमुलेट कर रहे हैं थर्ड वेल पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 आवर्स पे और जो कि प्रोड्यूस कर रहा है विद अ पॉजिटिव रेट Q3 माइनस Q2। फोर्थ रेट चेंज जो कि हो रही है आपकी टाइम 10 आवर्स पे, और इसको आप सिमुलेट कर रहे हैं जस्ट लाइक अ फोर्थ वेल जो कि स्विच ऑन हो रहा है टाइम 10 आवर्स पे, और इसकी प्रोडक्शन है Q4 माइनस Q3 यानी 85 माइनस 150 जो कि एक नेगेटिव प्रोडक्शन होगी। तो Q4 माइनस Q3 एक नेगेटिव प्रोडक्शन है जो कि स्टार्ट हुई है एट 10 आवर्स पे। तो सुपर पोजिशन आपने लगाया, और अगेन सुपर पोजिशन लगाना यहाँ पर हमने इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है, तो हमें जो डिटेल काम है जो कि एक लंबा काम है वही करना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो 4 रेट चेंज हो रही थी हमारे वेल के अंदर, तो 4 रेट चेंज हो रही हैं, हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है, तो 4 रेट को हमने 4 वेल के तौर पर एज्यूम किया, हर वेल की प्रोडक्शन रेट है, और बेसिकली उसका जो टाइम है स्टार्ट का प्रोडक्शन वेल का वो डिफरेंट है। तो सेकेंड वेल की प्रोडक्शन है 70 माइनस 100 यानी Q2 माइनस Q1, थर्ड वेल की प्रोडक्शन है Q3 माइनस Q2, फोर्थ वेल की प्रोडक्शन है Q4 माइनस Q3, और टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट है हर वेल का। तो ये काम कर लिया आपने। उसके बाद बेसिकली अब आपने आई फंक्शन लगाना है, और आई फंक्शन आपको पता है हर वेल के अंदर लगेगा, और उसका फॉर्मूला जो है वही वाला है जो हमने बेसिकली देखा भी था क्लास के अंदर, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेसिकली ये फॉर्मूला जो लगेगा, और ये फॉर्मूला जो लगेगा इसके अंदर बेसिकली अब आपका क्यू लास्ट का ऑप्शन नहीं है बल्कि चारों वेल के ही लगेगा, यानी चारों रेट के ही लगेगा, यानी पी आई माइनस पी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू माइनस 70.6 Q1 हो जाएगा, और Q1 के अंदर हमें पता है Q1 जब आ रहा है तो वो टाइम T1 तक प्रोड्यूस कर रहा है। फिर Q2 माइनस Q1 आ रहा है, Q2 माइनस Q1 सेकेंड रेट के ही लगाएंगे, और T माइनस T1, फिर Q3 होगा तो यहाँ पे T माइनस T2 हो जाएगा, एंड Q4 माइनस Q3 होगा तो यहाँ पर आपका T माइनस T3, यानी कि प्रोड्यूसिंग टाइम लगेगा, और हर वेल की एक रेट आएगी, और बाद में चारों को सम कर देंगे क्योंकि सुपरपोजिशन कहता है कि द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ड्रॉप विल आल्सो बी द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो चारों को सम कर देंगे तो आपको फिर इसकी इक्वेशन मिल जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड होगा। तो बेसिकली 4 रेट को हमने अब यहाँ पे 4 वेल समझ के करना है, और हर वेल पर एक आई फंक्शन की इक्वेशन लगेगी, और फिर उसको आप चारों को ऐड करेंगे आखिर में टू गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये काम करने से पहले आप एक बार चेक कर लें कि आपकी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है क्या इसके अंदर आपका लॉग अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है, या आपको टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू अगर आपकी 0.01 से कम है तो लॉग अप्रॉक्सीमेशन लगेगी, 0.01 से लेके 9.9 तक है तो आपको टेबल से पढ़ना है, और 10 से ज़्यादा होगी तो 0 कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप चेक कर लें। तो आपको डाटा गिवन है, पोरोसिटी, विस्कोसिटी, CT, RW, KT, हमें पता है फॉर्मूला 948 5 म्यू CT RW स्क्वायर KT। तो आपने बेसिकली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म की गई है। तो आपने पोरोसिटी की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, विस्कोसिटी गिवन है, CT गिवन है, RW, KT, टाइम वेरिएबल है। तो टाइम चेंज होता जा रहा है क्योंकि फर्स्ट जो रेट है जो Q1 है वो 15 घंटे तक प्रोड्यूस हुई है, सेकंड प्रोडक्शन है जो कि Q2 माइनस Q1 है वो 13 आवर्स प्रोड्यूस हुई है, यानी T माइनस T1 जो कि 13 है। थर्ड प्रोडक्शन रेट जो है वो है Q3 माइनस Q2, और जो प्रोड्यूस हुई है 10 घंटे तक, यानी T माइनस T2, और जो लास्ट प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस हुई है ओनली फॉर 5 आवर्स, यानी T माइनस T3। तो टाइम एक वेरिएबल है, अदरवाइज बाकी पैरामीटर जो है 948 5 म्यू CT डिवाइड बाई KT, तो T को छोड़ के बाकी चीज़ें फिक्स हैं जो कि आपको गिवन है।
तो आपने 948 का फॉर्मूला लगा दिया, 948 म्यू सी टी आर स्क्वायर डिवाइड बाई के टी। इससे आपने एक्स निकाल लिया और आपने देख लिया कि तमाम एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन है 0.01, यानी डिफरेंट टाइम्स पे जो आपको एक्स जो निकालना है, यानी 4 आपको आई फंक्शन लगाने, और चारों आई फंक्शन के अंदर जो उसका ब्रैकेट है एक्स वो बेसिकली लेस देन 0.01 है। दैट मीन्स कि आपका लॉग जो अप्रॉक्सीमेशन है वो वैलिड है। तो पहली चीज़ आपने देख ली कि लॉग अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बेसिकली वैलिड है इन ऑल केसेस। जब आपने ये चीज़ देख ली कि आपकी लॉग अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है, तो आप बेसिकली आपने कैलकुलेशन करनी है, और बेसिकली फॉर फर्स्ट रेट, और जो हमने देखा है कि फर्स्ट रेट जो है वो टाइम 0 से लेकर आपकी 15 आवर्स तक है, और फार्मूला आपको पता है। और अप्रॉक्सीमेशन के बाद लॉग अप्रॉक्सीमेशन वैलिड के बाद 1/2.6 Q1 म्यू बी अपॉन के एच इंटू लॉग के टी 5 म्यू सी टी आर स्क्वायर -3.23। ये क्लास में आपको लिखवाया गया है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा, तो ये आपको वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो आपने सबका डेट फॉर्मूला के अंदर डेटा एंटर किया, तो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फर्स्ट फ्लो रेट जो कि Q1 है 100 है, और ये 15 घंटे तक प्रोड्यूस किया है इसको, तो इसका प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है 319.6 psi। तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन रेट का हमने लॉग अप्रॉक्सीमेशन के बाद हमने प्रेशर ड्रॉप निकाल लिया ड्यू टू फर्स्ट प्रोडक्शन रेट। इस तरीके से हम प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे ड्यू टू सेकंड प्रोडक्शन रेट, प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे ड्यू टू थर्ड प्रोडक्शन रेट, प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे ड्यू टू फोर्थ प्रोडक्शन रेट, और बाद में चारों को सम कर देंगे, और सम करके हम मालूम करेंगे कि टोटल प्रेशर ड्रॉप इस सिस्टम का क्या है। अगेन कॉन्सेप्ट आपका यही होना चाहिए कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगी इसलिए रहा है कि आपकी रेट चेंज हो रही है। अगर रेट आपकी चेंज नहीं होती, अगर वेल एक ही कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस करता फ्रॉम टाइम 0 से लेकर 15 आवर्स तक, तो आपको सुपर पोजिशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सुपर पोजिशन लगा इसलिए कि आपकी रेट चेंज हो रही है। जो बेसिक अजम्पशन थी जब हम ड्राइव कर रहे थे डिफ्यूजिविटी इक्वेशन को, तो फर्स्ट अजम्पशन यही थी कि रेट शुड नॉट चेंज। तो रेट चेंज हो रही है तो वो प्रीवियस सोल्यूशन जो है वो वैलिड नहीं है, तो हमें बेसिकली सुपर पोजिशन लगाना पड़ रहा है क्योंकि रेट चेंज हो रही है। और तरीक़ाकार यही है सुपर पोजिशन लगाने का कि आप अगर रेट चेंज हो रही है तो जहाँ से चेंज हो रही है वहाँ से आप बेसिकली दूसरा वेल एज्यूम करें कि दूसरा वेल स्विच ऑन हो गया है, और जिसकी प्रोडक्शन जो है फर्स्ट के मुकाबले में यूँ है, ये है Q2 - Q1। अब Q2 - Q1 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जिस तरह Q3 - Q2 पॉजिटिव हो गया, Q4 - Q3 नेगेटिव हो गया, इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अल्टीमेटली प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी या पॉजिटिव आ जाएगी। असल चीज़ ये है कि आपने फर्स्ट रेट जो है वो टाइम 0 से स्टार्ट हो रही है और एंड तक जाएगी। सेकंड प्रोडक्शन जो है वो जब भी स्टार्ट हो रही है वो भी एंड तक जाएगी, और थर्ड प्रोडक्शन रेट जब से स्टार्ट हो रही है वो भी एंड तक जाएगी। और आप हर का प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे, फर्स्ट रेट, सेकंड रेट, थर्ड रेट, फोर्थ रेट, और बाद में सबको ऐड कर देंगे टू गेट द टोटल प्रेशर ड्रॉप। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अगेन यहाँ पर हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि आपका लास्ट जो प्रोड्यूसिंग टाइम था वो ट्वाइस नहीं था एज कम्पेयर टू द सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन। अगर वो ट्वाइस होता, अगर आपकी लास्ट प्रोडक्शन रेट का टाइम जो है वो ट्वाइस होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन, तो आपकी हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन लग जाती, काम होगा आसान हो जाता। तो फर्स्ट प्रोडक्शन रेट पर आपने निकाल लिया फॉर्मूला, लॉग अप्रॉक्सीमेशन वैलिड थी, टाइम पता है, Q1 पता है, इंटर की साइड वैल्यूज़, तो आपका प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फर्स्ट प्रोडक्शन आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सेकंड प्रोडक्शन। तो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सेकंड प्रोडक्शन के लिए Q2 - Q1 किया, ये सेकंड प्रोडक्शन है। अगेन वही फॉर्मूला है, उसमें अब Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q2 - Q1, और टाइम जो है वो बेसिकली अब आपका है T - T1 यानी 13 आवर्स, और हर चीज़ सेम है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू दिस सेकंड रेट चेंज ये नेगेटिव है, -94.85 psi। तो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सेकंड रेट चेंज इज -94.85 psi। अगेन सेकंड प्रोडक्शन चेंज हुई है रेट, वो हुई है 2 घंटे के बाद, तो ये प्रोड्यूस किया 13 घंटे तक। तो 13 घंटा कह लें या टोटल टाइम -T1 यानी T - T1 कह लें, तो 15 - 2 कह लें या 13 आवर्स कह लें। और सेकंड रेट जो है वो है Q2 - Q1, तो इससे प्रेशर ड्रॉप निकाल लिया आपने। सिमिलरली थर्ड प्रोडक्शन
रेट बेसिकली जो कि 70 से 150 हुई है, तो Q3 माइनस Q2 इज़ पॉजिटिव। तो थर्ड रेट जो है वो 80 स्टॉक टेकिंग बैरल पर डे और इसका प्रोड्यूसिंग टाइम है 10 आवर्स, यानी T माइनस T2। 15 माइनस 5 किया यानी कि 10 आवर्स किया, और आपने प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू द चेंज ऑफ द फ्लो रेट फ्रॉम 70 टू 150 स्टॉक टेकिंग बैरल पर डे, जो कि थर्ड रेट है आपकी, जो कि बेसिकली ये हमने इस फिगर में आपको समझाया गया है। तो थर्ड रेट चेंज हुई है 5 आवर्स के बाद, और प्रोडक्शन रेट चेंज कितनी है इसकी, Q3 माइनस Q2। अगेन ये पॉजिटिव है तो प्रेशर ड्रॉप पॉजिटिव आएगा, इन दो का प्रेशर ड्रॉप बेसिकली नेगेटिव आएगा क्योंकि रेट जो है वो आपकी नेगेटिव है। तो Q3 माइनस Q2 प्रोड्यूसिंग टाइम 10 आवर्स है और प्रोडक्शन रेट आपकी पॉजिटिव है, जो कि आपकी 80 स्टॉक टेकिंग बैरल पर डे। तो थर्ड रेट से जो आ गया 249.18 PSI। अगेन लॉग अप्रॉक्सीमेशन तमाम रेट चेंज के अंदर वैलिड है, क्योंकि हमने सबसे पहला काम ये किया था कि हमने x निकाला था। तो x निकालने के बाद हमने देखा कि x बेसिकली इनका तमाम केसेस के अंदर लेस देन 0.01 है, तो लॉग अप्रॉक्सीमेशन आपकी वैलिड है। सिमिलरली फोर्थ एंड लास्ट रेट चेंज आपने देख ली, वो आपको पता नेगेटिव है, Q4 माइनस Q3 इज़ नेगेटिव एंड प्रोड्यूसिंग टाइम इज़ वेरी लो, 5 आवर्स है, यानी T माइनस T3 कह लें, हर चीज़ सेम है। तो आपका फोर्थ रेट की वजह से आपका प्रोडक्शन रेट आ गया, फोर्थ रेट की वजह से आपका प्रेशर ड्रॉप आ गया, जो कि माइनस 190.44 PSI। तो लास्ट बेसिकली रेट की वजह से आपने प्रेशर ड्रॉप निकाल लिया माइनस 190 PSI। तो इंडिविजुअल रेट से आपने प्रेशर ड्रॉप निकाल लिया, और उसके लिए इक्वेशन आपने बेसिकली जो बेसिक इक्वेशन है वो इस्तेमाल करी। तो हर रेट के लिए आपकी इक्वेशन इस्तेमाल हुई। अगर यहाँ पर हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होता तो आपको बेसिकली एक ही काम करना पड़ता और क्यू लास्ट और टीपी रख के आपका काम आसान हो जाता, मगर चूँकि यहाँ पे हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं था तो क्यू लास्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, टीपी भी इस्तेमाल नहीं हुआ, आपका Q1 इस्तेमाल हुआ, टोटल T इस्तेमाल हुआ, फिर Q2 माइनस Q1 इस्तेमाल हुआ, एंड T माइनस T1 इस्तेमाल हुआ, एंड Q3 माइनस Q2 इस्तेमाल हुआ, T माइनस T2। तो हर रेट का आपने प्रेशर ड्रॉप निकाला, एंड PI माइनस PWF इज प्रेशर ड्रॉप बिकॉज ऑफ ईच रेट, एंड ईच रेट हैज़ अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसिंग टाइम। तो हर आपने प्रेशर ड्रॉप निकाला हर रेट के लिए और हर टाइम के लिए। जब चारों रेट के लिए निकाल लिया आपने तो चारों चार प्रेशर ड्रॉप आ गए, जो प्रेशर कुछ पॉजिटिव आए कुछ नेगेटिव आए, और आखिरी में उन तमाम को आपने ऐड कर देंगे। तो जो टोटल प्रेशर ड्रॉप हुआ इस पूरे सिस्टम के अंदर वो चारों रेट की वजह से हुआ। तो चारों रेट का प्रेशर ड्रॉप आपने निकाल लिया, चारों को ऐड कर दिया, तो दिस इज़ द फाइनल प्रेशर ड्रॉप जो आपका हुआ है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रोडक्शन रेट। ये फाइनल वर्जन है आपका। और अगर आपको निकालना है कि 15 घंटे बाद कितना PWF होगा, तो PI माइनस डेल्टा P। तो इनिशियल प्रेशर आपको पता है 5000 PSI, 15 घंटे के बाद टोटल इतना प्रेशर चेंज हुआ है, तो 15 घंटे के बाद आपने PI में से माइनस कर दिया इसको, तो दैट बेसिकली गिव्स यू द PWF, द वेल फ्लोइंग प्रेशर आफ्टर 15 आवर्स। So that's how basically you have calculated the pressure drop in this particular variable rate producing well। रेट आपकी डिफरेंट थी और हर टाइम के बाद रेट चेंज हो जा रही थी। तो आपने बेसिकली 4 रेट का सवाल था, अगर 6 रेट होती, 8 रेट होती, 10 रेट होती तो आपको यही काम करना पड़ता। अगर हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होती इस केस के अंदर तो आपका काम आसान होता। जो ने प्रीवियस एग्जाम्पल देखी, आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि लास्ट जो प्रोडक्शन रेट है उसका प्रोड्यूसिंग टाइम कितना है। अगर वो सेकंड लास्ट प्रोडक्शन से ट्वाइस है तो इसका मतलब आपकी हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है। आप खाली टीपी और क्यू लास्ट निकालते और इक्वेशन में रख के आप खाली डायरेक्ट डेल्टा पी निकालते। यू डोंट हैव टू अप्लाई डिफरेंट आई फंक्शन फॉर ईच रेट। आप खाली पूरे सिस्टम की एक डेल्टा पी निकाल लेते, और डेल्टा पी निकालने के बाद आप फिर PWF अगर निकालना होता तो PWF PI माइनस डेल्टा पी करके PWF निकाल लेते।